नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग जो है इस क्लास के माध्यम से भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। और भौतिक विज्ञान में आप जान रहे हैं कि हम लोग जो है चुंबक पढ़ रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र में कल हम लोगों ने पढ़ा रेंज बल वगैरह सब पढ़ लिया। F बराबर IBL साइन थीटा, F बराबर QVB साइन थीटा, और चुंबकीय क्षेत्र भी ज्ञात किया। जब अनंत लंबाई का तार होता, लूप हो तब उसके सेंटर पे, और बायो-सेवर्ट नियम से हम लोग कैसे किसी भी तार से कुछ दूरी पर थीटा कोण पे है तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। इसके विषय में पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला या गॉस होता है। एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, तो एक टेस्ला बराबर 10⁻⁴ गॉस होता है। गॉस छोटा पैमाना होता है। तो फिलहाल हम लोग जो है आज पढ़ेंगे इसी चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से, जैसा कि अगर कहीं पर करंट फ्लो हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसको जब फैराडे ने देखा तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अगर ऐसा है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है करंट के बहने से, प्रवाहित होने से, तो इसका मतलब ये है कि जब कहीं पर भी चुंबकीय क्षेत्र है तो वहां पर करंट फ्लो होना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने दावा कर दिया कि हम प्रवाहित करके ही रहेंगे। लोग हंसने लगे और उन्होंने क्या किया कि एक कॉइल लिया, एक गैल्वेनोमीटर लिया और एक चुंबक लेकर जो है रात दिन मेहनत करने लगे। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल निकल गया समय, पर सफलता नहीं मिला। लेकिन उनको लोग जो है, उनके घर के लोग, उनके दोस्त या सब लोग जो है उनको ये कह दिया कि पागल हो गया है। ये सुनते सभी का थे, लेकिन किसी का भी पलट के जवाब नहीं देते थे। वो सिर्फ एक ही काम ही करते थे, क्या कि केवल जो है चुंबक और जो है धारा मापी गैल्वेनोमीटर लेकर, और वह जो है यही पता करते थे कि इसमें धारा प्रवाहित होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है। तो उस समय तो बहुत भवन, बिल्डिंग, मकान तो था नहीं। तो जहां भी वो बैठकर वो अपना रिसर्च कर रहे थे, वहां पर वह जब 11 साल का समय निकल गया, 12 साल का समय निकल गया, तब तक जो है उन्होंने क्या किया कि जब लोग कहते रह गए कि पागल हो गया है, घर वाले भी अब बोलने लगे, तो उन्होंने क्या किया कि यह सुनते सुनते अब उबन से उनको भी लग गया और गुस्से में आए। और एक दिन उन्होंने क्या किए कि जो है उठाए वो जो मैग्नेट रखे थे और उससे उस कॉइल को ही मार दिए। पहले के लोग शिकार भी खेलते थे, शिकारी हुआ करते थे। निशाने में अचूक निशान होता था, कभी चूकता नहीं था। वो जिस चीज को निशाना लगाते थे उसको मार ही देते थे। उसी तरह के निशानेबाज फैराडे भी थे। और उन्होंने जब मैग्नेट को फेंका तो जो कॉइल बना हुआ था उसी के कॉइल के बीचों बीच से निकल गया। और जब कॉइल के बीचों बीच से निकल गया तो देखा उन्होंने कि जो धारा मापी रखा गया था उसका जो सुई था वह हिल रहा था। उनको शक ये हुआ कि लग रहा है कि हमने फेंका है तो हवा से जो है लगा होगा, इसलिए जो हिल रहा है। फिर भी वो अंदर से जो है वो उनको लगा कि नहीं, जरा एक बार और फेंक कर देखते हैं मैग्नेट को। तो अंधकार था जहां भी वो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वहां पर गए, मैग्नेट को ढूंढे, मैग्नेट मिला। फिर जो है वह उसी तरह वो फिर दोबारा फेंके। जब दोबारा फेंके उसी तरह, तो उन्होंने क्या किया कि उस समय देखा कि नहीं, नीडल जो है शून्य से लास्ट तक जाता है और फिर वापस आ रहा है। फिर उनको विश्वास नहीं हुआ तो वो दीवार पे कील मार दिए और सामने रहे। और जैसे वो फेंके तो उनका निशान कहाँ था? निशान तो उस कॉइल पर था, परंतु जो है उस पूरा सामने ही वो घड़ी लगाए थे जो गैल्वेनोमीटर का था, और उसमें वो देख रहे थे। और फिर दूसरे लोगों को भी दिखाए, जरा आप देखिएगा कि हिल तो नहीं रहा है। तो हिल तो नहीं रहा था, लेकिन उसकी सुई हिल रहा था, परंतु उस पर किसी प्रकार का कोई बल से नहीं हिल रहा था, उसे कोई हिला नहीं रहा था। तो ये कार्य जो है बार बार करने से उनको ये महसूस हुआ कि आखिर जब चुंबक फेंक रहे हैं तभी उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तब उस पर उन्होंने रिसर्च किया तो ये पाया कि अर्थात जब मैग्नेट कॉइल के पास जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में वृद्धि हो रहा है, और जैसे जैसे दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में कमी हो रहा है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन हो रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है।
तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये सबसे पहले फैराडे ने ही कहा कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तभी जो है विद्युत धारा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो यह जो है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर विद्युत वाहक बल होता है। यह सबसे पहले फैराडे ने देखा। सबसे पहले किसने देखा? तो फैराडे ने देखा। तो अब ये जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, ये इस पर जरा हम एक नजर देखते हैं। तो जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। यहाँ से जो ये चुंबकीय बल रेखाएं इधर से निकलती हैं और इधर ये जाती हैं, हालांकि हमने कल भी बताया था आप सभी लोगों को। तो यह जो है ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। यहाँ पर अगर सपोज दैट यह जो है इस तरह का, ये अगर इस तरह का कोई भी आयताकार छल्ला ले लें और उसको ऐसे खड़ा करें, तो इसके बीचों बीच से जितने भी होकर चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं, उसी को कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स। क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। यानी इसका मतलब ये है कि अगर ये ऐसे इधर से ऐसे है और अगर हम जो है इधर पूरा का पूरा रखे हुए हैं, इस तरह का ये जो रखा गया है ऐसे, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा होकर जा रहा है इससे। तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, फाई जो होता है, वो B × A होता है। अब जरा देखिए कि जब इसको जो है हम झुका देते हैं थीटा कोण पर, अगर इसको थीटा कोण पर झुका देते हैं तो जब ये झुक रहा है तो ये ऐसे हो जाता है, यहीं से ये झुक रहा है ऐसे, तो ये ऐसे हो जाता है। तो अब जब ये इस तरह का झुक गया तो इसका मतलब ये है कि यह जो है इसके साथ थीटा कोण पे झुका। किस कोण पे? थीटा कोण पे झुक गया। अर्थात जो ये है इसी के साथ जो ऐसे था तो ऐसे झुका, तो जो ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा हो गया। ये थीटा कोण झुक गया। इसका मतलब ये है कि जब झुकने के कारण ये ऊपर वाला जो चुंबकीय बल रेखाएं, ये तो ऊपर से निकल जाएंगी, ये तो इसके अंदर से होकर जाएगा नहीं। तो जो इसके अंदर से होकर जाएगा उसी को कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स। तो इससे अगर देखिए, अगर ये हम निकालें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ये जो है ये इस तरह है, तो अगर ये थीटा कोण है, ये थीटा कोण है, तो इसका मतलब ये थीटा कोण होगा और ये थीटा कोण हुआ तो ये थीटा कोण होगा, क्योंकि ये समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये एकांतर कोण बराबर होता है। तो अब देखिए कि ये थीटा है तो ये आधार हो जाएगा, ये कोण हुआ, तो ये तो A है, ये आधार ज्ञात करना है, और ये कर्ण हो गया तो कर्ण बटा आधार, तो हम लिखेंगे ना कि आधार बटा कर्ण बराबर cos थीटा। तो ये कर्ण के जगह पर A है और आधार तो ज्ञात करना है, A डैश ज्ञात करना है, तो A डैश बराबर हो जाएगा A cos थीटा। इसका मतलब ये है कि फाई बराबर B A cos थीटा होता है। फाई बराबर क्या होता है? B A cos थीटा। यही होता है चुंबकीय फ्लक्स फाई। तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है B A cos थीटा। अब देखिए फाई का जो मात्रक होता है वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। अब जरा देखिए कि ये वेबर है, थीटा का तो कोई मात्रक होता नहीं है। अब देखिए यहाँ से अगर ये 1 है तो यहाँ से हम B का मात्रक निकालें तो फाई अपान A, इसका मात्रक वेबर, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एक और अभी अपने पीछे पढ़ा टेस्ला होता है, गॉस होता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एक और होता है जिसको हम लोग वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो अगर आ जाए कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन सा नहीं है, ठीक है, और आपके ऑप्शन में हो कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला, गॉस, उपरोक्त में से कोई नहीं, कौन सा लगाएंगे? तो गॉस की, टेस्ला की, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसमें तीनों के तीनों चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक ही है, लेकिन उसमें पूछेगा कौन नहीं है। इसका मतलब इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं हो, सब के सब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही लगाएंगे। याद रखिएगा। तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है B A cos थीटा, और यहाँ पर हमने फैराडे ने क्या कहा कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर ही विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है। और इसी को लेंज ने देखा था कि यह जो है इसका विरोध करता है, जहां से उत्पन्न होता है
उसी का वो विरोध करता है, इसीलिए यहाँ पर माइनस लगा दिया जाता है। क्या होता है? माइनस। माइनस क्यों लगता है? क्योंकि जहां से वह उत्पन्न होता है उसी का वो विरोध करता है, तभी तो चुंबक गतिमान होता है, तो उसे रोकने का कार्य करता है। जैसे अगर जनरेटर हम चलाते हैं तो जनरेटर में डायनमो लगा होता है। जनरेटर में क्या लगा होता है? डायनमो। तो जनरेटर का आविष्कारक अगर पूछा जाए कौन है आविष्कारक, तो याद रखिएगा जनरेटर का आविष्कार फैराडे को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ही ये पता किया कि चुंबक जब गतिमान होगा तो क्या जनरेट होगा? करंट जनरेट होगा। तो जो करंट जनरेट किया जा रहा था वो चुंबक के गतिमान होने के कारण ही किया जा रहा था। तो फैराडे ने ही देखा। तो ये देखिए कि जब जनरेटर बनाया जाता है उसमें डायनमो लगा होता है, उसमें डायनमो को चलाने का कार्य डीजल का होता है। जो डीजल लगा होता है वह क्या करता है कि उसको डायनेमो को चलाता है, उसके बाद आगे जो है उसके सामने कुंडली कॉइल लगा होता है, और उसी कॉइल में जब मैग्नेट गतिमान होता है तो मैग्नेट के गतिमान होने के कारण कॉइल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है उसके आसपास, और वहीं कॉइल लगा होता है उसमें करंट उत्पन्न होता है। जब करंट उत्पन्न होता है तो उसको हम यूज करते हैं। अब आप देखिए कि अगर वह विरोध नहीं करता तो जनरेटर डीजल थोड़े लगाया जाता डायनेमो को चलाने के लिए। वो एक बार चला दिया तो चलते रहता है, लेकिन उसको रोकने का कार्य करता है। यही तो कारण है कि जब आप जो है लोड बढ़ाते हैं, जैसे ही लोड बढ़ाते हैं जनरेटर पे, आप देखते हैं जनरेटर की आवाज बदल जाती है। जनरेटर की आवाज क्या होती है? बदल जाती है। जैसे ही उस पर लोड देते हैं तब, अगर लोड नहीं है तो उस पर आवाज नहीं है, लेकिन जैसे ही लोड देते हैं तो उसका आवाज बदल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका विरोध करता है। जैसे ही लोड देते हैं तो उसको रोकने का कार्य करता है और डीजल उसको चलाने का कार्य करता है, इसलिए उसकी आवाज बदल जाती है। याद रखिएगा कि यही कारण है कि यहाँ पर माइनस लगाया जाता है। माइनस क्यों लगाते हैं? क्योंकि जहां से वो उत्पन्न होता है उसी का वो विरोध करता है। डेल फाई बाई डेल थीटा, डेल टी, टी क्या है? समय अंतर, अंतर है, समय का अंतर। अब देखिए अगर कुंडली में फेरों की संख्या n हो, कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो? n। तो जब कुंडली में फेरों की संख्या n होगा तो यही हो जाएगा n इंटू डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। याद रखिएगा n इंटू डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, ई बराबर हो जाएगा n इंटू डेल्टा फाइव अपान डेल्टा टी। ठीक है, ये होता है विद्युत वाहक बल। कब? जब कुंडली में फेरों की संख्या n होता है तब। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जैसे ये तो पता चल गया कि अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा नहीं। विद्युत वाहक बल उत्पन्न तभी होगा जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। ये इसका मतलब जहां पर भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हम लोग करते हैं वहां पर अगर पास में ही कोई दूसरा कॉइल लगा है तो उसमें विद्युत वाहक बल जनरेट होगा। तो यह जैसा कि आप सभी पढ़ते हैं प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? ये अल्टरनेटिंग करंट होता है कि कुछ समय तक वह धारा पॉजिटिव होता है और उसके बाद धारा निगेटिव, फिर प्लस फिर निगेटिव। तो ये क्या होता है कि कभी प्लस कभी माइनस, जिसके कारण आसपास में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कभी अधिक कभी कम, कभी अधिक कभी कम। इसका मतलब कि अगर किसी भी कॉइल में हम अल्टरनेटिंग करंट, अगर मान लेते हैं कि इस कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई करते हैं, यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई अगर हम करें तो इसके आसपास में जो है मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होगा तो इसका मतलब ये है कि विद्युत वाहक बल जनरेट होगा। अब विद्युत वाहक बल जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर दूसरा कॉइल अगर यहाँ लगा दें तो इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होने लगेगा, और वह प्रेरित किसके चलते होगा? तो इसी के चलते होगा, इसके द्वारा यहाँ पर इंडक्शन होगा, प्रेरित होगा, जिसके कारण इसमें बिना संपर्क किए इसके पास में कॉइल लगाया गया होता है, इसमें हम सप्लाई देते हैं और इसमें करंट बहने लगता है, जबकि इसमें कोई अटैचमेंट नहीं होता है। इसका ऐसा नहीं कि हम कहीं जोड़ देते हैं तार, जोड़ते नहीं है, बल्कि इस पर लेप लगाया जाता है कि नॉन कंडक्टर का लेप लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से ये कभी कंडक्ट नहीं हो पाए, कांटेक्ट न कर पाए, और उसके बाद इसको पास पास रखा जाता है
तो इसके द्वारा जो इसमें धारा प्रवाहित होता है, जब ऐसा देखा गया कि नहीं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स में यहाँ परिवर्तन हो रहा है तो धारा प्रवाहित होगा ही होगा। तो ये फैराडे के माध्यम से ही तो पता चला। इसे ही कहा जाता है ट्रांसफार्मर। इसे ही क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि दो कुंडली लगी होती है, ठीक है। पहली कुंडली में जिसमें हम धारा देते हैं उसको कहते हैं प्राथमिक कुंडली, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक कुंडली। और जिससे धारा लेते हैं, आउटपुट लेते हैं, उसको कहते हैं द्वितीयक कुंडली। क्या बोलेंगे? द्वितीयक कुंडली। तो प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक कुंडली में धारा I1 है, द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न होने वाली धारा I2 है। इसमें विभव सप्लाई जो दिया जा रहा है V1 है, और इसमें जो निकल रहा है वो V2 है, ठीक है। अब इसमें फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1 है, और इसमें फेरों की संख्या क्या है? N2 है। तो यहाँ पर जो V1 और V2 है, तो इसमें हम देखेंगे, जैसा कि हमें पता है कि E बराबर क्या है? डेल फाई बाई डेल टी। अब यहाँ पर हमें पता है कि जितना पावर इसमें होगा उतना ही पावर इसमें होगा। तो P1 बराबर क्या होगा? P2। इसका मतलब P1 अपान P2, ठीक है। P1 बराबर P2, और P1 की जगह पर हम लिख दें क्या? V1 इंटू I1 बराबर V2 इंटू I2। तो V1 अपान V2 बराबर हम लिखेंगे I2 अपान I1। अच्छा, V1 V2 क्या है? तो V1 के स्थान पे ही हम लिख सकते हैं क्या? E1, और V2 के स्थान पर लिख सकते हैं E2। और V1 V2 अर्थात हम क्या लिखेंगे? N इंटू फाई, यहाँ पर लिखेंगे N इंटू डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी V1 के स्थान पर, और इसके स्थान पर लिखेंगे N2 और डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। ये तो समान होगा दोनों में, क्योंकि यही करंट की वजह से हो रहा है। तो यहाँ V1 है अपान V2 बराबर हमने ये लिख दिया। अब ये कट जाएगा, इसका मतलब ये है कि V1 अपान V2 बराबर हो गया क्या? N1 अपान N2, और V1 अपान V2 बराबर है क्या? I2 अपान I1। ये पहला है इक्वेशन और ये है दूसरा। तो पहला व दूसरा से हम देखेंगे कि V1 अपान V2 बराबर हो जाएगा N1 अपान N2, और यही बराबर होगा I2 अपान क्या? I1। एक बात याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली होता है। अगर हमें यहाँ से देखेंगे कि ये V1 अपान V2 बराबर N1 अपान N2, यानी अगर N1 कम है N2 ज्यादा, यानी द्वितीयक कुंडली में चक्रों की संख्या ज्यादा है और प्राथमिक कुंडली में चक्रों की संख्या कम है, तो इसका मतलब V2 ज्यादा हो जाएगा और V1 कम हो जाएगा। यानी बोल्ट को जब बढ़ाना हो तो प्राथमिक कुंडली में चक्रों की संख्या कम रखेंगे, द्वितीयक कुंडली में चक्रों की संख्या ज्यादा कर देंगे तो विभव बढ़ जाएगा। और जब बोल्ट को घटाना हो तो हम क्या करेंगे कि प्राथमिक कुंडली में चक्रों की संख्या ज्यादा और द्वितीयक कुंडली में चक्रों की संख्या कम। इस प्रकार जो ट्रांसफार्मर बनाया जाता है वो दो प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ऊंचाई जो ट्रांसफार्मर होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में विभव को हाई किया जाता है। विभव को क्या करते हैं? हाई करते हैं, पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो करंट लो होता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि N1 और N2 में N2 ज्यादा होगा, N1 कम, V1 कम, V2 ज्यादा, I1 ज्यादा, I2 कम। ये होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, ठीक है। इसी तरह दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर, तो अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है? ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि N1 बड़ा होता है, N2 छोटा होता है, V1 बड़ा होता है, V2 छोटा होता है, और I1 छोटा होता है, I2 बड़ा होता है। तो ये लिख लीजिए, ये होता है दो प्रकार का ट्रांसफार्मर, ठीक है। और ट्रांसफार्मर में ये होता है V1 अपान V2 बराबर N1 अपान N2 बराबर I2 अपान I1। ट्रांसफार्मर में
प्राथमिक कुंडली होता है, 2 कुंडली होता है जिसमें हम सप्लाई देते हैं, उसको प्राथमिक कुंडली कहते हैं। जिससे सप्लाई लेते हैं काम करने के लिए, उसको द्वितीयक कुंडली कहा जाता है। तो जल्दी से बना लीजिए और लिख लीजिए तेजी से जरा इन्हें। सारे फार्मूले हम लिख चुके हैं, थोड़ा तेजी से लिखिए। याद रखिएगा कि ये पूछा जाता है, ठीक है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली में किसमें चक्रों की संख्या ज्यादा होता है? तो याद रखिएगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में चक्रों की संख्या ज्यादा और प्रथम कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में चक्रों की संख्या कम होता है। द्वितीयक में पोटेंशियल ज्यादा और प्राथमिक में पोटेंशियल कम। द्वितीयक में करंट कम होता है और प्राथमिक में करंट अधिक होता है। यानी इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि पोटेंशियल यानी निम्न विभव को उच्च विभव में तथा उच्च करंट को, उच्च धारा को निम्न धारा में परिवर्तित करने का काम ऊंचाई ट्रांसफार्मर का होता है। इसके माध्यम से क्या कहता है कि एक शहर से दूसरे शहर धारा को भेजा जाता है। जो हम लोग करंट फ्लो कराते हैं वह क्या करते हैं कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगाकर एक शहर से दूसरे शहर करंट को भेजते हैं। याद रखिएगा, एक शहर से दूसरे शहर अगर हमें भेजना हो तो हम क्या करेंगे? ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगाते हैं। और अपचाई ट्रांसफार्मर तब लगाते हैं जब हमें करंट को यूज करना होता है, हमें ऊर्जा यूज करना हो, तब अपचाई ट्रांसफार्मर लगाते हैं जिससे धारा बढ़ जाए और पोटेंशियल कम हो जाए। तो धारा जब अधिक हो जाएगा तो I²R जो ऊर्जा हम लोग यूज करते हैं वह ऊर्जा I²R में होता है यूज। तो इसमें धारा अधिक होगा तो हम अधिक कार्य लेंगे और धारा कम रहेगा तो कम कार्य होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सेम होता है। जैसे 100 वाट का बल्ब है तो 100 वाट का बल्ब का प्रतिरोध तो फिक्स है, वो घटेगा बढ़ेगा नहीं। अब अगर धारा बढ़ेगा तो वो ज्यादा ऊर्जा देगा, धारा कम होगा तो ऊर्जा कम होगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो ये था ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब देखिए, धारा मापी के द्वारा वोल्ट मीटर और अमीटर बनाते हैं हम लोग। कैसे बनाते हैं? धारा मापी को वोल्ट मीटर में चेंज कैसे करते हैं और धारा मापी को कैसे जो है अमीटर में चेंज किया जाता है। तो देखिए, जब धारा मापी को, गैल्वेनोमीटर को अगर हम लोग अमीटर में चेंज करेंगे तो अमीटर का कार्य होता है करंट को मापना। मीटर करंट मापता है, करंट को मेजर करता है, जबकि वोल्ट मीटर का कार्य होता है वोल्ट विभव को मापना। तो पोटेंशियल जो है, आप जानते हैं कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है और सीरीज में करंट सेम होता है। इसका मतलब जब करंट मेजर करना होगा तो सीरीज में हम लगाएंगे और जब हमें पोटेंशियल मेजर करना होगा तो हम गैल्वेनोमीटर को पैरेलल लगाते हैं, समांतर में लगाते हैं। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि गैल्वेनोमीटर को पोटेंशियल मीटर में यानी विभव मापने के लिए किस क्रम में जोड़ते हैं। तो याद रखिए कि गैल्वेनोमीटर को विभव में बदलने के लिए, विभव मापने के लिए समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और अगर गैल्वेनोमीटर के माध्यम से हमें धारा की गणना करना हो, करंट की मेजर करना हो, तो हम किस क्रम में जोड़ेंगे? तो करंट को मेजर करने के लिए याद रखिएगा कि हम उसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अच्छा, अगर सपोज दैट कोई गैल्वेनोमीटर है जिसका प्रतिरोध दिया है, जिसका प्रतिरोध जो है G है। प्रतिरोध क्या है? G। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है, ठीक है। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं कि इसमें जो पोटेंशियल मेजर करता है वो V, तो VG मान लेते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। अब जरा समझिए कि जब हम किसी भी सेल में अगर इसको लगा ही देते हैं, गैल्वेनोमीटर को ही डायरेक्ट लगा देते हैं, ऐसे इस तरह जो है हम लगा दें ऐसे, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया हमने,
ठीक है, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। जब गैल्वेनोमीटर लग गया तो इसमें करंट कुछ ना कुछ फ्लो होगा, उस करंट को ये मेजर करेगा, ठीक है। और ये पोटेंशियल भी तो बताएगा, इसके बीच जो पोटेंशियल भी होगा उसको मेजर करेगा। तो मेजर करेगा भी, तो भी बराबर क्या होगा, करंट तो आ ही रहेगा, तो V बराबर यानी VG बराबर ये क्या लिखेगा, I इंटू जी लिखेगा, यही तो लिखेगा VG बराबर। लेकिन अगर इसको जो है इसका रेंज अगर बढ़ाना या घटाना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे कि इसी को पैरेलल में, इसी के पैरेलल में ही जोड़ा जाएगा, लेकिन इस गैल्वेनोमीटर के साथ प्रतिरोध को हमने यहाँ जोड़ दिया और ये R प्रतिरोध है, ठीक है। तो R प्रतिरोध अगर जोड़ दें सीरीज में तो इसका क्या हो जाएगा, प्रतिरोध, धारा वही है, ध्यान समझिएगा कि धारा जब सेम बहेगा, धारा तो परिवर्तित हो नहीं रहा है, तो जब R प्लस जी कर दें यानी R अगर जोड़ दें तो जाहिर सी बात है कि वोल्ट बढ़ जाएगा। वोल्ट क्या होगा, अधिक से अधिक मेजर करेगा। तो आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो इनफाइनाइट होता है। आदर्श वोल्ट मीटर है तो उसका प्रतिरोध इनफाइनाइट होगा ताकि अधिक से अधिक मेजर करे, मैक्सिमम मेजर करे। तो हम क्या करते हैं कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलते समय अधिकतम प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ते हैं, किसके साथ, धारा मापी के साथ, और फिर उस पूरे युक्ति को जो है हम उस सप्लाई में समांतर क्रम में जोड़ते हैं जहां पर हमको मेजर करना होता है। तो अब इसको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो देखेंगे कि R प्लस जी हो गया, टोटल जो करंट हो गया, प्रतिरोध हो गया वो तो R प्लस जी हो गया। अब ये V मेजर करता है तो V बराबर हो जाएगा I और R प्लस जी लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए VG अपान V अगर भाग दे दें तो यहाँ पर I इंटू जो है G है और यहाँ पर I इंटू R प्लस G है, ठीक है। अब देखिए I कट जाएगा तो अब यहाँ से जो V प्राप्त होगा V, ठीक है, ये VG है, तो यहाँ पर जो V प्राप्त होगा V बराबर ये I कट चुका है तो VG यानी G अपान R प्लस G और इनटू यहाँ पर लिख दें VG। ये फार्मूला होता है पोटेंशियल मेजर करने के लिए, क्लियर है। तो जब गैल्वेनोमीटर को विभव में बदलना होता है, वोल्ट मीटर में बदलना होता है, उस कंडीशन में ये फार्मूला लगेगा कि हम उसके परास को बढ़ाना चाहते हैं तो ये कैपिटल R जी दिया रहेगा, कैपिटल R कितना जोड़ेंगे सीरीज में, तो V दिया हो, VG दिया हो, VG तो पहले दिएगा कि 10 वोल्ट है और उसको जो है हमको 20 वोल्ट उससे मेजर करना है, तो 10 वोल्ट वो मेजर कर सकता है। अब 20 वोल्ट अगर मेजर करना है हमें तो 20 वोल्ट मेजर करने के लिए जाहिर सी बात है उसमें प्रतिरोध लगाएंगे। यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 10 ओम है तो बताइए कितना हम जो है उसमें प्रतिरोध बढ़ाएंगे और किस क्रम में लगाएंगे, तो इसी में रखेंगे, ठीक है। तो पहले इसको लिख लीजिए कि धारा मापी को, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करना, परिवर्तित करना, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना। और इसमें लिखिए गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करते समय गैल्वेनोमीटर को समांतर क्रम में सप्लाई से जोड़ा जाता है या परिपथ से जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में परिपथ से जोड़ा जाता है। यदि इसके परास को बढ़ाना होता है, इसके परास को बढ़ाना होता है तो धारा मापी के साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ अधिकतम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और ये लिख लीजिए, पहले गैल्वेनोमीटर स्वयं अकेले हैं तो VG बराबर I इंटू जी है। जब R प्रतिरोध का
R प्रतिरोध उसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया, तब V नापने लगा और V बराबर I इंटू R प्लस जी हो गया, तब VG अपान V बराबर ये भाग दे दीजिए, तो ये आ गया ये रिलेशन। ठीक है, हो गया, बोलिए। जैसे 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 लिखिए, यदि किसी धारामापी का प्रतिरोध 50 ओम हो, जो अधिकतम 20 वोल्ट विभव को माप सकता हो, यदि माप सकता है, यदि 30 वोल्ट गैल्वेनोमीटर द्वारा मापना हो तो गैल्वेनोमीटर के साथ कितने ओम का प्रतिरोध किस क्रम में जोड़ा जाएगा, कितने ओम का प्रतिरोध किस क्रम में जोड़ा जाएगा, किस क्रम में जोड़ा जाएगा। चलिए अब इसी फार्मूले में रख देते हैं। ठीक है, Vg दिया गया है, कितना वोल्ट माप सकता है, 20 वोल्ट, V दिया है 30 वोल्ट और G दिया है 50 ओम, R ज्ञात करना है। ठीक है, इसी में रख देते हैं, तो रख दें 30 बराबर G कितना है 50 बटा R प्लस 50 और यहाँ पर Vg कितना है 20, 0 0 काट देते हैं। ठीक है, तो R प्लस 50 बराबर हो जाएगा 50 गुना के 100 बटा 3, दिस इम्प्लाइज कैपिटल R बराबर 100 बटा 3 माइनस 50। ठीक है, 100 बटा 3 अच्छा, एक चीज देखिए, यहाँ पे हमने ये फार्मूला लिखते समय गलत कर दिया है ना, Vg यहाँ है, V यहाँ है, क्यों? तो यहाँ जो फार्मूला हमने लिखा है ये उल्टा लिख दिया है ना कि Vg V बराबर लिखा है तो ये इधर आएगा ना, तो R प्लस G ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा G। जरा बना लीजिएगा इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R प्लस G ऊपर कर दीजिए प्लस, नीचे कर दीजिए G के ऊपर। ठीक है, बना लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, G का मान कितना है 50 है। ठीक है, कट गया है ये, तो अभी 50 का गुणा 3 में तो 150 हो जाएगा बराबर R प्लस 50 गुणे 2, अब 2 से कट जाएगा तो 75 हो जाएगा बराबर R प्लस 50। इसका मतलब R बराबर हो जाएगा 75 माइनस 50 यानी कितना 25 ओम। तो 25 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, 25 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो वो 30 वोल्ट मापेगा। ठीक है, कितना वोल्ट मापेगा, 30 वोल्ट मापेगा। हो गया। चलिए अब देखिए, जब गैल्वेनोमीटर के द्वारा अमीटर, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज किया जाए, तो लिखिए गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलते समय
गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलते समय निम्न प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में जोड़कर परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़कर विद्युत धारा को मापा जाता है कब? श्रेणी क्रम में जोड़कर। चलिए, यानी समांतर क्रम में हम, जैसे अगर ये गैल्वेनोमीटर है G, जिसका प्रतिरोध जो है G है, और इसको अगर हमने इसके साथ जोड़ दिया परिपथ के साथ, तो ये करंट मेजर किया कितना? IG। ठीक है, क्या मेजर किया? IG। और इसमें पोटेंशियल तो V है ना, इसमें पोटेंशियल क्या है? V। तो V तो रहेगा ही रहेगा। अब जरा देखेंगे हम, इसका मतलब ये है कि V बराबर IG इंटू G लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब अगर हम इसमें जो है क्या करते हैं कि I धारा प्रवाहित होता है, पोटेंशियल तो वही है सेल, लेकिन जो ये सीरीज में जुटा हुआ है इसके साथ जो है हमने क्या किया कि R प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में जोड़ दिया, और ये एक युक्ति बन गया, और इसको इसमें जो है श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। ठीक है, तो भी तो इसके बीच में पोटेंशियल भी ही रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं। इसका मतलब अब जो है इसमें जो करंट मेजर हो रहा है वो कितना मेजर हो रहा है? I। तो अब I यानी V बराबर, अब यहाँ पर लिखेंगे I इंटू, अब G और R का जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसके लिए देख लेते हैं R डैश है, 1/R डैश बराबर लिखेंगे 1/G प्लस 1/R, क्योंकि समांतर क्रम में है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? R प्लस G/R इंटू G, ये तो 1/R डैश है। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज R डैश बराबर R इंटू G/R प्लस G। तो यही यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? R इंटू G/R प्लस G। तो देखिए ये है समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पर क्या जगह दोनों बराबर है, तो यहाँ पर लिख दें IG बराबर IG इंटू G बराबर लिखेंगे R इंटू G, I फिर R इंटू G/R प्लस G। ठीक है, अब यहाँ से I का मान अगर निकाल तो G तो कट जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा IG R प्लस G/R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? IG। ठीक है, तो लिख लीजिए इसे चित्र बनाकर। हो गया? लिख लिए? तो ये था धारा मापी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना तथा वोल्ट मीटर में बदलना। ठीक है, तो इस तरह अगर IG दिया होगा तो R को हम बताएंगे कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब एक चीज छूटा हुआ है, सेल और बैटरी। ठीक है, तो सेल क्या होता है? सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। सेल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल का कार्य होता है कि वह सिर्फ रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, वो प्राथमिक सेल कहलाता है। जैसे शुष्क सेल,
डेनियल सेल इत्यादि, ठीक है। लेकिन द्वितीयक सेल जो होता है वह जो है एक बार क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है और फिर रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। उसे हम कहते हैं द्वितीयक सेल। जैसे चार्जिंग वाले सेल होते हैं, जैसे कि अगर आप एसिड जो है सेल, एसिड वाले सेल जितने भी होते हैं, लेक्लांसी सेल या अन्य जितने भी सेल होते हैं जिसमें एसिड होता है, वह क्या होता है, द्वितीयक सेल कहलाता है। और वो क्या होता है कि वो एक बार चार्ज होता है और एक बार डिस्चार्ज होता है, फिर उसको हम लोग सेल में करंट के द्वारा, करंट के माध्यम से उसे चार्ज कर लेते हैं। तो यह द्वितीयक सेल कहलाता है। और बैटरी जो होता है, सेलों का संयोजन बैटरी कहलाता है। यानी कई सेलों को जोड़ दें अगर सीरीज में तो वह बैटरी कहलाएगा। फिर उसको समांतर में जोड़ दें, यानी जितने भी सेल होंगे उनको आप चाहे जिस भी क्रम में जोड़ेंगे, वह सभी सेलों का अगर संयोजन है तो उसे कहते हैं बैटरी। सेलों का संयोजन बैटरी कहलाता है। सेल अगर एक सेल लगा है और उसमें कोई रेजिस्टेंस न लगा हो, तो अगर वह जो है एक बंद क्लोज सर्किट में रख दिया जाए तो एकांक आवेश को बंद परिपथ में एक पूर्ण चक्कर घुमाने में जितना कार्य होता है उसे कहा जाता है सेल का विद्युत वाहक बल। फिर से सुनिए, एकांक आवेश को एक पूर्ण चक्कर बंद परिपथ में घुमाने में जितना कार्य होता है उसे कहा जाता है सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल। और इसका मात्रक होता है वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसे ई से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट करते हैं, ई से। सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है जिसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और यह आंतरिक प्रतिरोध जितना कम रहेगा उतना ही सेल अच्छा कार्य करेगा। आंतरिक प्रतिरोध जितना अधिक रहेगा उतना ही सेल कम कार्य करेगा, ठीक है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटाने के लिए क्या कहता है कि जो सेल बनाए जाते हैं उसमें लेप लगाए जाते हैं। एक प्रकार के आयल का लेप लगाया जाता है जिससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाए। साथ ही उनके प्लेटों के बीच की दूरी को कम किया जाता है। प्लेटों के बीच की दूरी कम करने पर भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। प्लेटों की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, उल्टा होता है। और प्लेटों का क्षेत्रफल कम करने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, अधिक होता है। याद रखिएगा, आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर कम होता है। यही कारण है कि शुष्क सेल वगैरह आप जो देखते हैं तो वह एक जो पात्र होता है, बर्तन होता है, वह जस्ते के बर्तन में ही बनाया जाता है। और उस बर्तन, वो जो बर्तन होता है वह एक प्लेट का कार्य करता है। यानी वो माइनस होता है तो जो कार्बन का छड़ होता है वो प्लस का कार्य करता है। आप देखे होंगे। तो ये क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है कि क्षेत्रफल बढ़ जाए। और क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। जैसे जैसे हम शुष्क सेल का इस्तेमाल करते जाते हैं वैसे वैसे आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने लगता है और आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता रहता है, जिसके कारण जो है वह एक स्थिति ऐसा होता है कि आंतरिक प्रतिरोध मैक्सिमम हो जाता है, जिसके कारण करंट का फ्लो बंद हो जाता है। उस समय हम कहते हैं कि सेल बेकार हो चुका है। और सेल बेकार जब हो जाता है तो हम दूसरा सेल इस्तेमाल करते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध उसका धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। यही कारण है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि सेल को जोड़ते हैं, सेलों का संयोजन। अगर हम सेल को अगर जोड़ें, जैसे हम सेल को जोड़ते हैं, कई सेलों को अगर सीरीज में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में अगर जोड़ें, ठीक है, ऐसे अगर जोड़ते हैं, n सेलों को हमने जोड़ दिया सीरीज में और एक बाह्य प्रतिरोध लगा दिया गया कैपिटल R। तो अगर इसमें R सब आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है, और ये E सब जो है ये E सेल का विद्युत वाहक बल है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम ये कहता है कि किसी भी बंद परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों का योगफल उसमें बहने वाली धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है।
इसका मतलब ये है कि जितने प्रतिरोध हैं उसमें धारा का गुणनफल के बराबर कर दें। तो E प्लस ई प्लस ई प्लस ई डॉट डॉट एंड सो ऑन n बार लिखेंगे बराबर I इस इंटू स्मॉल r प्लस डॉट डॉट n बार लिखेंगे और प्लस I इंटू कैपिटल R। तो ये हो जाएगा n इंटू ई बराबर हो जाएगा n इंटू आई इंटू स्मॉल r और प्लस I इंटू कैपिटल R। अब देखिए यहाँ से क्या करें कि I कॉमन ले लें तो I बराबर हो जाएगा n इंटू ई अपान हो जाएगा क्या n इंटू आर अपान प्लस कैपिटल R। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ये फार्मूला प्राप्त हो गया हमें। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि स्मॉल r बहुत बड़ा हो और कैपिटल R बहुत छोटा हो तो इस कंडीशन में I बराबर हो जाएगा, पहला कंडीशन है इस कंडीशन में कि यहाँ पर लिख दे पहला कंडीशन कि स्मॉल r बहुत बड़ा है और कैपिटल R छोटा है। तो इस कंडीशन में जो I होगा वो n e और कैपिटल R को हम हटा दें तो स्मॉल n कट जाएगा, इसका मतलब E अपान R होगा। ठीक है, अर्थात एक अगर हम सेल जोड़ते तो भी I इतना ही मिलेगा और n सेल जोड़ेंगे तो भी I इतना ही मिलेगा। तो हम n सेल क्यों जोड़ें जब एक सेल से ही उतना ही मिल रहा है और n सेल से मिल रहा है उतना ही, तो n सेल क्यों जोड़ें, हम एक ही सेल से ना काम कर लें। अब क्या करेंगे कि दूसरा कि जब स्मॉल r बहुत छोटा हो और कैपिटल R बहुत बड़ा हो तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये I जो हो जाएगा n इंटू ई और अब स्मॉल r को हटा देंगे तो कैपिटल R हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस दशा में जो धारा होगा वह एक सेल से बहने वाली धारा का n गुना होता है, एक सेल से बहने वाली धारा का n गुना होगा। तो कब, जब बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से बहुत ज्यादा होगा तब। याद रखिएगा, इसका मतलब ये है कि सेलों को श्रेणी क्रम में तभी जोड़ेंगे जब बाह्य प्रतिरोध अधिक हो और आंतरिक प्रतिरोध कम हो। क्लियर। अब याद रखिएगा दूसरा ये है कि समांतर क्रम में जब जोड़े जाए तो समांतर क्रम में अगर हम सेलों को जोड़ते हैं यहाँ पर ऐसे समांतर क्रम में हम जोड़ दें सेलों को, ठीक है, इस तरह समांतर क्रम में अगर n सेलों को जोड़ दिया हमने और जिसके साथ जो है ऐसे और बाह्य प्रतिरोध को हमने यहाँ पर जोड़ दिया, बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल R के साथ। अब देखिए सब में स्मॉल r ये n बार e तो सब में e ही रहेगा। ठीक है, अब अगर हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया तो समांतर क्रम में जब जोड़ा तो देखेंगे कि जो तुल्य प्रतिरोध होगा R डैश, तो ये हो जाएगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये पहले सेलों को हम जोड़े तो इन्हें हमने जोड़ा है समांतर क्रम में तो ये n बार लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा n अपान स्मॉल r डैश। ठीक है, तो r डैश बराबर हो जाएगा स्मॉल r अपान n। अब देखिए कि तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो r डबल डैश है तो ये r डैश प्लस r है क्योंकि जो ये r है इस पूरे के साथ ये सीरीज में जुटा हुआ है। ठीक है, और धारा क्या है I। अब यहाँ पर r डैश के स्थान पर अर्थात r डबल डैश बराबर लिखेंगे स्मॉल r अपान n और प्लस कैपिटल R। ठीक है, अब यहाँ पर स्मॉल r अपान n तो ये हो जाएगा क्या स्मॉल r प्लस n इंटू कैपिटल R अपान n, ये r डबल डैश है। इसलिए अब हम देखेंगे कि I बराबर जो होगा I बराबर वो हो जाएगा क्या E अपान R डबल डैश। ठीक है, तो I बराबर E तो E जो हो जाएगा E अपान ये स्मॉल r प्लस n इंटू कैपिटल R अपान n। n कहाँ चला जाएगा ऊपर तो n इंटू ई अपान क्या हो जाएगा स्मॉल r प्लस n इंटू कैपिटल R, ये I है। ठीक है, तो ये फार्मूला हमें मिला। अब यहाँ पर हम पहला शर्त लिखेंगे जब स्मॉल r बहुत छोटा हो कैपिटल R से, तो स्मॉल r बहुत छोटा है तो इसको स्मॉल r को हटा देंगे तो I बराबर हो जाएगा n इंटू ई अपान n इंटू कैपिटल R अर्थात E अपान कैपिटल R। अर्थात जितना एक सेल से करंट मिलेगा उतना ही जो है 10 या 20 सेल को लगा दें तो भी मिलेगा। तो 10-20 लगाने से फायदा क्या होगा, कब, जब आंतरिक प्रतिरोध कम हो और बाह्य प्रतिरोध अधिक हो उस कंडीशन में। और यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध जब अधिक था तो n गुना मिल रहा था। उसी तरह अगर यहाँ पर स्मॉल r बड़ा हो जाए, स्मॉल r बड़ा हो जाए और कैपिटल R छोटा हो जाए तब यही I जो मिलेगा हम देखेंगे कि अब इस बार जो है इसको हटा देंगे, निगलेक्ट कर देंगे तो n इंटू ई अपान हो जाएगा स्मॉल r।
तो यह समांतर क्रम में तब लगाएंगे जब आंतरिक प्रतिरोध अधिक हो और बाह्य प्रतिरोध कम हो, तो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। और जब आंतरिक प्रतिरोध कम हो, बाह्य प्रतिरोध ज्यादा हो, तो श्रेणी क्रम में सेलों को जोड़ा जाता है, जिससे हमें फायदा होता है। नहीं तो अब ये नहीं कि बाह्य प्रतिरोध अधिक हो तो हम समांतर क्रम में जोड़ने लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। क्लियर है? बाह्य प्रतिरोध अगर अधिक है तो किस क्रम में जोड़ना चाहिए? सीरीज में जोड़ना चाहिए। और जब बाह्य प्रतिरोध कम है तब सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, ताकि करंट बढ़ जाए। तो ये होता है सेलों का संयोजन, सेल के प्रकार और बैटरी। ठीक है, तो उम्मीद है कि सभी चीजें आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज हमने वैद्युत धारा से संबंधित यानी इलेक्ट्रिक से संबंधित मैग्नेटिक बताया, और प्रत्यावर्ती धारा और ट्रांसफार्मर बताया, और उसमें गैल्वेनोमीटर को हमने बताया कैसे वोल्टमीटर में और अमीटर में छेद करते हैं। सेल बताया, सेल के प्रकार बताया, सेलों का संयोजन बताया। इतना चीज आप सभी लोगों को आज हमने बताया है। तो आज जो है वैद्युत समाप्त हो गया है। अब अगले दिन हम मिलेंगे, तो अगला जो आपका एक टॉपिक बचा हुआ है ध्वनि। क्या बचा है? ध्वनि। उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, हम उम्मीद रखेंगे कि जितना भी हमने चर्चा किया है वो सभी आप तैयार कर लेंगे। अगर कोई चीज छूट गया होगा तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो हमसे आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा, हम जरूर आपको बताएंगे। एक बार पुनः पढ़ा देंगे, उसको बता देंगे। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।